ये जो वराह का अवतार जो तीसरा फॉर्म है, उस तीसरे फॉर्म में भगवान विष्णु के सारे देवी देवताओं का अंकन इस प्रतिमा में देखने को मिलता है। समुद्र। हेलो गाइस, वेलकम फॉर यू मिशन शिखर चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, अभी विश्व धरोहर सप्ताह चल रहा है, उस मैं आया हूँ जीपी बिरला म्यूजियम में। तो दोस्तों, अभी हम आपको दिखा रहे हैं बिरला म्यूजियम में क्या क्या है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं जीपी बिरला संग्रहालय, ये आप देख सकते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है और इसके ये देखिए दोस्तों, ये अरेरा पहाड़ी पर है और ये भोपाल के मध्य में है। यहाँ से नजदीकी स्टेशन है रानी कमलापति स्टेशन, जो लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर है, और भोपाल जंक्शन यहाँ से 8 किलोमीटर, राजा भोज एरोड्रम यहाँ से 15 किलोमीटर दोस्तों है। तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं। दोस्तों, मैं प्रदीप मंडल आज आया हूँ यहाँ इसका पूरा कवरेज के लिए। तो दोस्तों, ये देखिए सीढ़ी चढ़ के मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इसका विहंगम दृश्य। यहाँ पे देखिए बहुत सारे देखिए पुराने ऐतिहासिक ये देखिए मूर्तियां हैं, पाषाण मूर्तियां हैं जो विभिन्न जगह से एकत्रित की हुई है। देखिए उमा महेश की मूर्तियां हैं दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। ये दर्शनार्थी हर यहाँ पे रोज आते हैं। यहाँ पे इसके नजदीक एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, पार्क में भी विभिन्न मूर्तियां रखी हुई है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए विभिन्न जगह से पुराने के कब का मूर्तियां, ये भी सब लिखी हुई है यहाँ पे। और ये जो बिरला म्यूजियम है सुबह 8:30 बजे से लेकर और रात के 8 बजे तक खुली रहती है दर्शनार्थियों के लिए, और केवल संडे और दूसरे जो हॉलीडे होते हैं उसमें बंद रहता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, आप देखिए ये ब्रह्मा जी का मूर्ति देखिए। होता क्या, ये सब मूर्तियां बहुत प्राचीन है, 10th AD का ईस्वी का है ये, लेकिन मुगल काल में भग्नावशेष मतलब कुछ लोग मतलब जो मुगल शासक थे उस वक्त के, इन्होंने इस मूर्तियों को नाक कान एवं विभिन्न अंगों को तोड़ दिए थे। लेकिन ये अधिकतर इसलिए आपको भग्नावशेष मूर्ति आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये पाषाण मूर्तियों को कितने बढ़िया तरह से तराशे जाते थे, आप ये सोच सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सारे ये देखिए दोस्तों, ये देखिए अधिकतर आपको भग्नावशेष मिलेगा। ये इंदिरा स्टैंडिंग इन बेतश्वर मुरैना का है ये दोस्तों। ये देखिए ये विष्णु, ये देखिए विष्णु भगवान का एक मूर्ति है जिसको भी अभी देखिए ये भग्नावशेष में है। और ये इसके साइड में ये आप देख सकते हैं, ये बिरला मंदिर है जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है दोस्तों। ये अब हम प्रवेश कर रहे हैं अंदर। ये टिकट काउंटर है दोस्तों। ये देखिए ये गाइड बुक है 10 रुपए का, भारतीय के लिए 25 रुपए, विदेशियों के लिए 50 रुपए। मैं बीके लोखंडे यहाँ पर जीपी बिरला म्यूजियम में एज ए कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हूँ, और इस म्यूजियम में आर्कियोलॉजिकल विधा पर लेकर के बहुत कुछ संग्रह है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि म्यूजियम के फाउंडेशन या इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी आपको दी जाए। वस्तुतः यह संग्रहालय जीपी बिरला यानी बिरला जी द्वारा मंदिर की स्थापना जब की गई 1960 के दशक से, जब इसका प्रारंभ चालू हुआ, तो कहीं ना कहीं मंदिर के साथ में हमारी प्राचीनतम कला धरोहर को जो धार्मिक विधि विधान से पूजित रहे हैं उसको जनमानस तक किस प्रकार से दिखाया जाए, उसकी अवधारणा को लेकर के मध्य प्रदेश शासन के साथ में नियम, शर्तों, उपबंधों, बंधों सभी चीज़ों को लेकर के एक योजना तैयार की गई, और उसके तहत इस संग्रहालय को मूर्त रूप देने में किस प्रकार से नए आयाम लाए जा सकते हैं जनमानस तक, जो मंदिर में दर्शन के लिए आए लोग और प्राचीनतम कला धरोहर को जान सके, उस संदर्भ में प्रयास करते हुए संकलन का कार्य जो
सभी प्रकार के देवी देवताओं का संकलन व प्राचीनतम मूर्तियों का मध्य प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में व्याप्त सामग्रियों को लेकर के आना और पब्लिक तक परोसे जाना, तो कहीं ना कहीं इसलिए एक संग्रहालय भवन का वास्तु विन्यास का कंसेप्ट लाया गया और इस मंदिर परिसर में इस संग्रहालय को मूर्त रूप दे करके और संकलन किया जा करके 9 अप्रैल 1971 को यह संग्रहालय उद्घाटित हुआ। इस संग्रहालय में जहाँ पुरातत्वीय धरोहर को दिखाया गया, वही यहाँ पर किसी समय में पुरातात्विक विषयों में अध्ययन के कार्य, जो रिसर्च तक के शामिल रहे हैं, बहुत से वर्क यहाँ पर हुए हैं। उस सब को समाहित करते हुए अब मैं यहाँ पर अब यहाँ के जो संकलन है उसके बारे में वृतांत करना चाहूँगा। बिल्कुल यहाँ पर आप आए तो इस संग्रहालय का जो जनमानस के मध्य में प्राचीनतम कला धरोहर, जो जहाँ से जीवन की शुरुआत, हम चाहे वह मानव जीवन के इस स्वरूपों में अगर हम ले तो ये बिल्कुल आदि मानव का, जब उसे कपड़ों का भी ज्ञान नहीं था, जीवन यापन की कई सारी शैलियों से वो वाकिफ नहीं था, और यहाँ पर ये भीमबेटका जैसी गुफा जो आज भौगोलिक रूप में यानी सीमांकनों, जिलों का, तहसीलों का सीमांकन है, उस समय में हजारों साल पहले कहाँ सीमांकन रहा होगा और यह क्षेत्र कितने दूरी का भूभाग के रूप में चरम पर रहा होगा, इसका एक प्रतीकात्मक मॉडल के रूप में भीमबेटका की रखी गई। और उसी के रूप में तदनंतर यहाँ हम इनको लेते हुए यहाँ पाषाण उपकरणों की, जो मध्य भोपाल के आसपास के क्षेत्र है, उसमें पात्रावशेषों और इनकी उपलब्धता अपने आप में निरूपित करती है कि हम प्रागैतिहास काल के वह आयाम और आद्यइतिहास काल के वह आयाम जो इसमें दिखाए जा सकते हैं, उनको हमने यहाँ पर लिख लिया हुआ है। और ये इस संस्थान के द्वारा कई सारी जगहों पर उत्खनन का कार्य करके और कई संकलन करके इसमें लाया गया है। ये प्रागैतिहास के बाद आद्यइतिहास हुआ और आद्यइतिहास के लगभग कम से कम 500 से अधिक पुरावशेष प्रदर्शित है। इसी श्रृंखला में कौशाम्बी उत्खनन, जो उत्तर प्रदेश का भाग है, उससे कई सारे मृण्मयी आकृतियां जो उस समय का, तत्कालीन समय का प्रतिनिधित्व करती है, ये मृणाकृतियां ईसा पूर्व की शताब्दियों का यहाँ पर प्रतीकात्मक देखे जा सकते हैं। और यहाँ 3-4 स्थलों के उत्खनित अवशेष यहाँ पर जहाँ आप दिखा रहे हैं, बिल्कुल चाहूँगा कि मध्य की प्लेक के रूप में कौशाम्बी का मौर्यकालीन केश सज्जा, आभूषण, इस तरीके का कंसेप्ट कहीं ना कहीं जनमानस में था, वही उन्होंने प्रतीकात्मक रूप में बनाया, ये देखने को मिलता है। और कई सारे बच्चों के खिलौनों से लेकर के देवी आकृतियों के रूप में यहाँ ये दिखाए जा रहे हैं। इन सारी कलाओं में कहीं ना कहीं नान्नेर, जो 1986-87 में प्राच्य निकेतन के द्वारा उत्खनित स्थल के रूप में रहा, और यहाँ प्राप्य मौर्यकालीन सभ्यता से लेकर के मुगल मराठा काल तक की यहाँ कई संस्कृति के अवशेष मिले हैं। और इसमें आप बहुत सहज रूप में देख सकते हैं कि किस किस रूप में उत्तरी कृष्ण मार्जित मरण पात्रों से लेकर के दैनंदिनी उपयोग की सामग्रियाँ, चाहे वह टेराकोटा के या मिट्टी के कई सारे बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, आप ये सब यहाँ पर एक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इन सब कलाओं का, उत्खनित पुरावशेषों का लगभग 500 से अधिक पुरावशेष यहाँ पर रहे। इसके तदनंतर हम कहीं ना कहीं यह पाते हैं कि जो गैलरियाँ है, यहाँ पर जो गैलरियों की सजावट है, वो इन रूपों में है कि पहला शिव को समर्पित यहाँ पर ये शैव प्रतिमाएं आए, ये शैव प्रतिमा गैलरी है। और इस शैव प्रतिमा गैलरी में शिव भगवान के नए नए आयामों की प्रतिमाएं, जो भोपाल का आच्छादन करीब करीब बहुत ज़्यादा है इन प्रतिमाओं में। यह तो छायाचित्र के माध्यम से कि ग्वालियर के म्यूजियम में है,
और यहाँ पर उसी का ही स्वरूप के प्रतीकात्मक नटराज शिव की, भगवान की, भोपाल के समसगढ़ से मिली हुई है। और यहाँ पर ये गणेश जो कहीं ना कहीं अंतरा शहडोल से मिले हुए, यहाँ रायसेन से, खरबई प्लेस से लकुलिश जो शिव के उपासक रहे हैं, शैवाचार्य रहे हैं, और ये 8वीं शताब्दी से इनका प्रतिनिधित्व, यानी कि इन कालों में इसके आसपास में कितना आच्छादन रहा होगा, कितना प्रभुत्व रहा होगा कि धर्मांधता, या धर्मांधता शब्द नहीं कहा जाए, धर्म के प्रति आस्थाओं का केंद्र जो यहाँ पर उमा महेश्वर के रूप में 10वीं शताब्दी से आशापुरी का प्रतिनिधित्व करते। यहाँ गणेश की आकृति, यहाँ पर यह गणेश की आकृति जो समसगढ़ भोपाल का प्रतिनिधित्व करती है, ये मोमेंटो के रूप में भी इसका बिल्कुल एक सर्कल में उसको लिया जा सकता है। इनके कई रेखा चित्र भी तैयार है जो पब्लिक को, जनसाधारण को आकृष्ट करेंगे अपने आप में। इन रूपों में इसको मॉडल के रूप में भी रख सकते हैं, द्वार साक अपने पूजा प्रतीकों में भी। यहाँ पर चौपड़ खेलते हुए उमा महेश्वर की वह प्रतिमा जो काकपुर से मिली है, विदिशा से, और उसका प्रतिनिधित्व करते हुए कि शिव पार्वती के विवाह के बाद में चौपड़ खेलने का जो एक प्रक्रिया है, रीति रिवाजों में लिए हुए, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। कहीं उसके तदनंतर ये सब देवी आकृतियाँ, देवी अप्सराओं के रूप में है। कहीं ना कहीं अन्य भी दिखाए हुए हैं जो शालभंजिका के रूप में, ये अलग अलग प्रतीकात्मक रूप में। यहाँ पर कुबेर की भी प्रतिमा, यहाँ कुबेर को शहडोल से लेकर के जो डायमंड बैग, यानी कि कई सारे आभूषणों का पात्र लिए हुए बैग के रूप में, नेवला हाथ में और स्थूलकाय स्वरूप में कुबेर को बनाया गया है। इसके तदनंतर ये समसगढ़ से नटराज, बहुभुजी नटराज की बहुत सुंदर प्रतिमा, चूँकि भग्नावस्था में ही मिली है तो इसके अन्य भाग और खोजे जा सकते हैं। समसगढ़ यहाँ से 22 किलोमीटर दूरी पर है भोपाल से। ये उमा महेश्वर का बहुत सुंदर आच्छादन जो 12वीं-13वीं शताब्दी का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी समसगढ़ भोपाल से है। ये गजासुरवध की यह प्रतिमा मंदसौर जिले से, गज को ऊपर अपने दोनों हाथों से उठा करके कम से कम 10 भुजी से अधिक की यह प्रतिमा विशालकाय पाषाण पर यह निर्मित रही होगी। यहाँ पर शिव पार्वती के विवाह का कल्याण सुंदर प्रतिमा के नाम से यह जानी जाती है और इसके प्रतीकात्मक इसे यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पर कार्तिकेय मयूरासीन चूँकि त्रिशिखी भी के रूप में भी दिखाया गया है, इनको त्रिशिखी के रूप में भी यह कहा जाता है। तो कार्तिकेय की यह प्रतिमा मुरुगन स्वामी के रूप में भी यह नामांकित की जाती है। ये कुछ समय विदेशों में प्रदर्शन के लिए भी जा चुकी है ये प्रतिमा। यहाँ पर आशापुरी से 10वीं शताब्दी से गणेश की, नृत्य गणेश 10-12 भुजी यह प्रतिमा, चूँकि अखंडित सी महसूस होती है और सुंदर अलंकरण, परिकर के भाग में मालाधारी, विद्याधर, गंधर्व, तंतुवादी का अलग अलग रूपों में यहाँ पर गणेश की आकृति को वाम भाग में शून इनके दिखाई हुई है। यहाँ पर बटेश्वर से भैरव की प्रतिमा, श्वान इनके साथ में, कमंडल, चूँकि यह बहुत शमशानवासी भी कहे जाते हैं, तो यह एक एज ए शिव का डिस्ट्रॉयर इनकारनेशन के रूप में यह शिव है। ये उमा महेश्वर की यह प्रतिमा भोपाल के ही पास में एक प्लेस मंदिर है, बहुत विख्यात नेवरी मंदिर, उसके पास से मिली हुई यह प्रतिमा है जो उमा महेश्वर का प्रतिनिधित्व करती है। ये एक बटुक भैरव का यह प्रतिमा का दृश्य बहुत ही सुंदर अनुपम कृति। आप यहाँ पर
भैरव का यह प्रतिमा इसमें आप बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भोपाल में इसका, चूंकि इनके साथ एक बहुत सारे कुछ सालों पहले तक, अगर हम ये कहें कि 25-30 सालों पहले जो बहरूपिया आया करते हैं ब्लैक ड्रेस पहन करके, और उनका प्रतीकात्मक कि इनके पैरों में ये घंटा ध्वनि दिखाई देती है, कमरबंद में घंटा ध्वनियां, और जो खड़ा हुए इनके ये दिखाते हैं कि अगर वो आप इस तरीके से चल रहे हैं, ये इस तरीके से उनका चलने का जो प्रतीकात्मक था वो अपने आप में ये करता है कि घंटा ध्वनि और खड़ाऊ इतना साउंड करे कि हम इस एरिया में आ गए। शिव एज ए भैरव के रूप में या एज ए डिस्ट्रॉयर के इनकारनेशन के रूप में, काल भैरव, भैरव या यमा, ये एक ही इनकारनेशन का स्वरूप है। और स्वान जो आज रोता है, अगर किसी एरिया में कुत्ता रोने लगता है तो वो एज ए किसी एरिया में अघटित होने की संभावनाएं वो प्रतिपादित करता हुआ इसका भैरव का यह रूप यहाँ पर इस गैलरी में दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर यम और अन्य, तो इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, चूंकि यह एक सेंट्रल हॉल है, सेंट्रल हॉल में सभी प्रकार का प्रतिनिधित्व, जैसे कि म्यूजियम का थीम दिखाया जाए तो उस थीम के बतौर में कि हम एकाधिक या कितना अधिक म्यूजियम का कंसेप्ट कैसे हो वो दिखा करके इस स्वरूप में हम लेते हैं। तो ये एक चाहे मंदिर कला, स्थापत्य कला हो, या जो हम यहाँ सब कुछ नहीं ला सकते तो चित्रों के माध्यम से हम इसको दिखा सके। यहाँ पर ये इन स्वरूपों के बाद हम कहीं ना कहीं वैष्णव प्रतिमा वीथी में आते हैं। वैष्णव प्रतिमा वीथी से एक ये रूप ले रहे हैं कि भगवान विष्णु का जो भगवान विष्णु की एक वो वाला कंसेप्ट कि जब जल ही जल था और जलचर प्राणियों से सब कुछ विस्तृत होता रहा, तो मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम और विष्णु का एक स्वरूप कि वो समुद्र से इनके नागा कपल की उपस्थिति, भूदेवी की उपस्थिति, और इसके साथ ये जो वराह का अवतार जो तीसरा फॉर्म है, उस तीसरे फॉर्म में भगवान विष्णु के सारे देवी देवताओं का अंकन इस प्रतिमा में देखने को मिलता है। समुद्र मंथन का दृश्य भी है, सप्त मातृकाएं हैं और सप्तऋषि है, नवग्रह है। यहाँ पर इसमें एकादश गणेशों की उपस्थिति भी है, सप्तऋषि भी दिखाए गए हैं। सभी कुछ इस प्रतिमा में संपूर्ण ब्रह्मांड का, और ये भोपाल से मिली हुई है। आप इसे आकर के यहाँ देख सकते हैं कि भगवान विष्णु के तीसरे अवतार के रूप में भोपाल का ये संरचना, वैसे ही यहाँ पर ये वाली संरचना जो भगवान विष्णु के शेषशाही का स्वरूप, जिसको शेषशाही के रूप में दशावतारों के साथ में दिखाया गया है, भूनिधि, कलश, ये सारी चीजें इनके साथ प्रतिपादित होती हुई, और इनके साथ में क्योंकि यहाँ का जो संकलन है आम जन साधारण को आकृष्ट करने के लिए कि भगवान विष्णु का यह 5वीं 6वीं शताब्दी का 6वीं 7वीं शताब्दी की प्रतिमा, तदनंतर चूंकि मंदसौर से, हाँ, और ये वराह का एक प्रतिमा, वराह की बहुत सुंदर प्रतिमा 8वीं 9वीं शताब्दी से वराह खेड़ी से मिली हुई। इसमें पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया था। और यहाँ पर भगवान विष्णु की यह एक और प्रतिमा जो देवबल्ला से मिली हुई। यहाँ एक जरूर भगवान विष्णु का अधोभाग जो शंख और पुरुष चक्र के रूप में दिखाए गए, और भूदेवी भी यहाँ नीचे दिखाई गई, नागा कपल यहाँ दिखाए गए हैं जो रायसेन जिले से मिली हुई है। यहाँ पर एक और प्रतिमा बहुत ही सुंदर कृति, ये योग नारायण या सूर्य नारायण, सूर्य चक्र, ये पद कमल पुष्प के साथ और शंख और चक्र से ये अपने आप में नारायण की संज्ञा देते हुए हिंगलाजगढ़ से मिली हुई बहुत ही अनुपम और अद्भुत कृति यहाँ पर ये दिखाई जा रही है। चूंकि 10वीं 11वीं शताब्दी का ये प्रतिनिधित्व करते, ये एक और भोपाल से भगवान विष्णु की विशालकाय प्रतिमा, यानी यहाँ पर सभी दशावतारों का अंकन और अनुपम कृति है, अपने आप में विशिष्ट श्रेणी की ली हुई।
जो भोपाल का प्रतिनिधित्व करती हुई है। यहाँ पर ये नरसिंह भगवान की यह प्रतिमा जो हिंगलाज ये विराटनगर शहडोल से मिली हुई है, भूरा बलवा प्रस्तर पर विशिष्ट श्रेणी की चतुर्भुजी यह प्रतिमा अपनी जंघा पर पेट विदीर्ण करते हुए दिखाया गया है। इसमें परिकर में सारे अलग अलग अपने अपने लोग, यह भगवान विष्णु की संभंग मुद्रा की किरीट मुकुट के साथ आभूषणों युक्त सारे वस्त्रों का अलंकरण, आभूषण बहुत ही सुंदर करती, जो कहीं ना कहीं कल्चुरी कला से प्रतिनिधित्व करता हुआ उससे साम्य रखती हुई। ये अलग से एक और विष्णु का पादपीठ, जिसमें सारे उपासकगण अपनी अपनी उपासना करते हुए, और दशावतारों का संभवतः इसमें अंकन रहा होगा, जिसमें भगवान बुद्ध और कल्कि की उपस्थिति इसमें दिखाई जा रही है। यहाँ पर भगवान बुद्ध को स्थानक अवस्था में द्विभंग मुद्रा में यहाँ पर ये दिखाए गए हैं। तो ये उनका भगवान बुद्ध की उपस्थिति, और कल्कि जो 10वां अवतार लेने वाले हैं, तो ये अश्व के ऊपर अश्वारूढ़ होकर के यहाँ पर कल्कि को दिखाया गया है। तो यह एक अपने आप की अनुपम कृति है। ऐसे ही यहाँ पर ये वराहखेड़ी से गरुड़ासीन विष्णु, बहुत ही विशालकाय प्रतिमा और अनुपम कृति, ये अपने आप में गरुड़ा भगवान विष्णु के पूजित रहने का प्रमाण अपने आप में कि कंसेप्ट की यानी इन अवधारणाओं में कि सभी देवी देवताओं का समान प्रतिनिधित्व जनमानस के मध्य था, कि वह शैविज्म ही नहीं, वैष्णविज्म ही नहीं, बौद्धिज्म ही नहीं, सभी धर्मों को लेकर के यहाँ पर ये दिखाया हुआ है इन सब में। वैसे ही यहाँ पर उत्तरोत्तर गुप्त काल से योग नारायण की प्रतिमा ध्यानस्थ मुद्रा में पुष्प विकसित कमल पुष्प की पीठिका पर बैठे हुए 8वीं-9वीं शताब्दी से, जो उत्तरोत्तर गुप्त काल का प्रतिनिधित्व करती है, यानी यह भोपाल से मिली हुई। ये अपने आप में यह इंगित करती है कि भोपाल सिर्फ राजा भोज या नवाब काल से ही नहीं विकसित है, यानी संपन्न रहा है, और ये आगे के कालों में भी यहाँ पर ये गरुड़ासीन विष्णु की, लक्ष्मी नारायण की यह प्रतिमा, जिसमें गरुड़ के ऊपर विराजित 10वीं-11वीं शताब्दी से लक्ष्मी नारायण है, और यहाँ पर सूर्य की प्रतिमा जो भोपाल का प्रतिनिधित्व करते हुए, और यहाँ पर कहीं ना कहीं हम हनुमान का प्रतिनिधित्व, चूंकि समसगढ़ भोपाल से है, तो अपने आप में यह इंगित करता है कि हनुमान की अवधारणा आज एक दिन 2 दिन से नहीं, कई सारे सालों से ये दिखाई जा रही है। अब यहाँ पर और आए तो यहाँ एक विशालकाय प्रतिमा ब्रह्मा जी की रही होगी। भगवान विष्णु का ये बड़ा विशाल प्रतिमा थी, और विष्णु जी के उस स्वरूप को चूंकि खंडित अवस्था में मिला है, इसलिए ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। बट यहाँ लक्ष्मी जी की मूर्ति जो भोपाल का प्रतिनिधित्व करती है, 2 गजों के से गजाभिषेक करते हुए लक्ष्मी की यह प्रतिमा कहीं ना कहीं 1208 यानी 12वीं शताब्दी की यह प्रतिमा है। बहुत ही सुंदर अलंकरण। इस प्रतिमा में, इस देवी गैलरी में हम उन रूपों को देखते हैं। यह देवी प्रतिमा का वह भाग जो अपना प्रतिनिधित्व करती है। इसमें वराही और इंद्राणी के रूप में यह प्रतिमा, जो कहीं ना कहीं वराह का भाग बैक साइड में एक और भाग दिखाया गया है, तो इधर फ्रंट में वराही है तो इंद्राणी बैक साइड में है।
यहाँ पर ये आशापुरी से मिली हुई है। आशापुरी। बट हिंगलाजगढ़ का प्रतिनिधित्व जो कभी किसी समय बहुत बड़ा अपने आप में प्रतिमा कला का केंद्र रहा है, तो उस से मिली हुई त्रिमूर्ति की यह प्रतिमा, त्रिमूर्ति के तदनंतर यहाँ पर सिंह वाहिनी, त्रिमूर्ति के तदनंतर सिंह वाहिनी दुर्गा का स्वरूप, जो दुर्गा का कंसेप्ट के रूप में लिया जाता है, वह एक इसमें दिखाते हुए बहुत ही अनुपम कृति के रूप में इसे हम देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इंद्राणी यहाँ एक और दिखाई गई है, जो इंद्र की शक्ति के रूप में, सप्त मातृकाओं के रूप में और योगिनीज के रूप में भी अलग अलग प्रतिनिधित्व करते हुए 9वीं-10वीं शताब्दी से यहाँ पर चामुंडा की यह प्रतिमा, जो शव वाहना या प्रेतासना के रूप में जानी जाती है, उदर के ऊपर में बिच्छू का अंकन, त्रिनेत्र, सर्पमाला, मुंडमाला, ये सभी, और एक हड्डियों के ढांचे के रूप में इनका शारीरिक विन्यास दिखाया जाना 10वीं-11वीं शताब्दी में विशिष्ट कला की ओर इंगित करता है। यानी कि चामुंडा का कंसेप्ट पौराणिक परिवेश में कितना किस तरीके से दिखाया जाए, वह इसको दिखाते हुए इस चामुंडा की एक और, जो रक्त बीज के रूप में, रक्त यानी उस असुर का विन्यास की हर एक ब्लड ड्रॉप से नए असुर पैदा हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं देवी सारे उस पात्र का पी जाती है कि सारे ब्लड ड्रॉप कुछ भी ना गिरे जमीन पर, और उसको यहाँ पर दिखाते हुए, और शिव का वाहन, क्योंकि शिव का तीसरा नेत्र भी इसमें दिखाया गया है, जो तीसरा नेत्र भी दिखाया है, और कहीं ना कहीं यह 16 से 18 भुजी यह प्रतिमा, सारे कम से कम ब्लड ड्रॉप जितने गिर रहे हैं उनका संभाल करके रखे जाना और उनको जमीन पर न गिरने देना कि नए असुर पैदा नहीं होंगे, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए इस प्रकार की यह प्रतिमा इस जीपी बिरला संग्रहालय में। यहाँ पर गजलक्ष्मी, अगेन ये आशापुरी रायसेन से मिली हुई है, गजाभिषेक करते हुए गज की ये महालक्ष्मी के रूप में भी इसको नामांकित किया जाता है, और उन स्वरूपों में यहाँ पर लाल बलुआ प्रस्तर में निर्मित ये प्रतिमा, चूंकि अब इस संग्रहालय की और देवी प्रतिमाओं में या अन्य प्रतिमाओं के श्रेणी में सब वक्ष स्थल से लेकर के मस्तक से लेकर के सब तरीके का प्रतिनिधित्व किया हुआ दिखाया जाना, ये वैशिष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ऐसे ही ये मातृकाओं के पट में, चूंकि सप्त मातृकाओं का प्रतिनिधित्व रहा होगा, तो इसमें मात्र 3 देवियों की उपस्थितियां हैं जो मातृका पैनल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके प्रतीकात्मक बतौर पार्श्व में चित्र है, उसको ब्रह्माणी, वैष्णवी, महेश्वरी, कौमारी, चामुंडा किस तरीके से सभी देवियां दिखाई जाती, वो आशापुरी का पैनल है। और इन स्वरूपों में यह एक विशिष्ट ये प्रतिमा यहाँ पर ये ऐसी दिखाई गई है कि सारी मातृकाओं का, चूंकि इसमें एक और लोटस लेकर के एक नायिका खड़ी है, दूसरी ओर भी लोटस लेकर के ये एक और नायिका को दिखाया जाना चाहिए था, पर वो कलम और स्याह किताब लेकर के खड़ी हुई है। तो ये विस्मय की मुद्रा में कि मुझसे इस देवी को बनाने में, चूंकि वो सारे मातृकाओं का प्रतिनिधित्व इसमें करना चाहती थी, पर इसमें घंटा ध्वनि जो है अपने ऊपर से घंटा ध्वनि ये चामुंडा का प्रतीकात्मक है, या दूसरा अंकुश लेकर के इंद्राणी का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर ये पद्म और गदा, चक्र और शंख ये वैष्णवी का प्रतीकात्मक है, ये वायु वरुण का प्रतीकात्मक है, ये ब्रह्माणी का प्रतीकात्मक है। और इस नायिका से कहीं ना कहीं यह लेखिका है, इस मूर्ति कला की सृजन करता है, तो उसने कहीं भगवान शिव की शक्ति के रूप में माहेश्वरी का प्रतिनिधित्व कहीं करना छोड़ दिया। तो इस पूरे मूर्ति में सर्प, त्रिशूल, डमरू किसी भी रूप का जो माहेश्वरी का प्रतिनिधित्व है वह छूट गया। तो इस प्रकार के विशिष्ट प्रतिमाओं में इसको गणना की गई।
ऐसी विशिष्ट है ये। और ये एक 9वीं-10वीं शताब्दी का प्रतिनिधित्व करते ब्रह्माणी और पार्वती या गौरी का प्रतिनिधित्व करते हुए यह जो शोधकर्ताओं के लिए, जो विद्यार्थीगण इसमें शोध करना चाहते हैं कि कैसा अंतर देखा जाए कि 8वीं-9वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी में कैसी प्रतिमाएं बना करती थी और तदनंतर के कालों में कैसा अंतर और देखने को मिलता है, वह शोध का विषय परख है। यहाँ पर ये वाराही की प्रतिमा, चूंकि 8वीं-9वीं शताब्दी से इसका प्रतिनिधित्व, यह भी शोध का विषय वाली प्रतिमा है। इसको मातृकाओं की श्रेणी में लिया जाता है। यहाँ पर सिंह वाहिनी अंतरा शहडोल से मिली हुई, चूंकि यह दुर्गा का स्वरूप है, जो शैव धर्म से रिलेटेड है। यहाँ पर ये चामुंडा की प्रतिमा जो भोपाल से मिली हुई है। विशिष्ट प्रतिमाओं में इनकी गिनती। यहाँ पर एक वैनायकी का स्वरूप, गणेश की शक्ति के रूप में, योगिनी के रूप में यह वैनायकी, जो कि गणेश का शक्ति का स्वरूप फीमेल फॉर्म के रूप में दिखाया गया है, मूसक पर आसना दिखाई गई है। और यह एक विशिष्ट कृतियों में गिनती इसकी आती है। आगे हम देखते हैं। हाँ, इसी के साथ हमारे जो नीचे का परिसर है उसमें हमारी मुद्रा विधि का भी होनी चाहिए, पर मुद्राओं का सिर्फ अंकन यहाँ पर हम इन स्वरूपों में ले रहे हैं, जो मैग्नीफाइंग ग्लास में प्रतीकात्मक के रूप में या और शोधकर्ताओं के लिए और रिसर्चरों के लिए एक अनुपम कृति के, यानी ये प्रतीक स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए लाइट के साथ इसे दिखाया गया है। पंचमार्क सिक्कों से लेकर के अन्य काल के सिक्के शोधार्थियों को किस तरीके से और ज़्यादा पढ़ाई के लिए सहयोगी भूमिका निभाएंगे, यह दिखाते हुए इसमें ये अपने आप में एक शोध के विषय, यानी विद्यार्थियों को किस तरीके से संग्रहालय विज्ञान के शिक्षण यहाँ पर मिले, उसको पूर्ण रूप से लेते हुए यहाँ संग्रहालय के अन्य स्थलों में पांडुलिपियों का भी प्रदर्शन यहाँ पर है। कई तरीके के पांडुलिपियाँ हैं। क्योंकि ये 200, 250, 300 साल पुराने हस्तलिखित ग्रंथों में उसका प्रतिनिधित्व के लिखने की कला, पेपर का मटेरियल, उसके फिर यहाँ पर इनको सुरक्षित रूप से रखने की प्रतिबद्धता और किस तरीके से सहेज कर रखा जा सकता है, वह परंपराएं इसमें दिखाने का प्रयास है। और लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए यह शोध का विषय है कि हम यहाँ आकर के इसका अनुसरण अपने, कहीं अगर ऐसी पांडुलिपियाँ मिलती हैं तो उनको किस प्रकार से सहेज कर रखें, उनका अध्ययन कैसे हो, उनका डिजिटलाइजेशन कैसे हो, इन सब का ज्ञान यहाँ पर ज्ञानार्जन कराने का केंद्र बना हुआ है। ये कोंडापल्ली दक्षिण भारतीय कला शैली के काष्ठ पर निर्मित फिगर्स है और इनको यहाँ पर दिखाया गया है। तो काष्ठ पर बनी हुई, काष्ठ पर बने हुए। सब ऊपर आ जाए। ये सारे बच्चों के मनोरम विशिष्ट संग्रह, मिट्टी के बनी हुई सर, ये मिट्टी का सिरेमिक के ऊपर बना हुआ। सिरेमिक।
ये हम अभी भूतल पर थे, अब प्रथम तल पर हम जा रहे हैं और प्रथम तल पर संग्रहालय के कुछ विशिष्ट संग्रह जो अन्य अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर चूंकि प्रथम तल पर हम इन रूपों में पाते हैं कि प्रथम तल पर हम पाते हैं कि सेंट्रल हॉल जो कहीं ना कहीं शोध केंद्र के रूप में विकसित रहा है और उसका एक विशाल सेंट्रल टेबल जो शोध सभाओं के लिए, कई सारे कार्यक्रमों के लिए आयोजन में यह अपने आप में विशिष्ट ये रहा है। और इनमें कलाकृतियों का प्रतिनिधित्व चूंकि पुरातत्वीय था तो उसके साथ साथ यहाँ एक ऊपरी भाग में स्टैम्प गैलरी और पेंटिंग गैलरी, कहीं ना कहीं अजंता केव्स की रिप्लिका यशोधराज और पद्मपाणि के रूप में, अजंता की गुफाएं हम उठा करके नहीं ला सकते पर यहाँ उनको प्रतीकात्मक के रूप में दिखा सकते हैं। तो ये चित्र दिखाते हुए यहाँ एक रमणीय स्थल बनाते का दृश्य दिखाते हुए अजंता का, जो कहीं ना यह जो चित्र है वह एक उर्वशी की परम कथानक से जोड़ करके भी इसे देखा जा सकता है। यहाँ चूंकि ये दूसरी तीसरी शताब्दी का प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ बाग गैलरी धार जिले की, उसमें राजसी शोभा यात्रा या हलिलास्य नृत्य किस तरीके से वो प्रतिपादित है, उसमें चित्रांकित है। चूंकि ये 5वीं 6वीं शताब्दी का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहीं ना कहीं ये आपस में तालमेल रखते हुए कि अजंता और बाग चित्र ये अपने आप की अनुपम कृतियां हैं। यहाँ पर लेपाक्षी मंदिर के भी कुछ चित्र यहाँ दिखाए गए हैं। लेपाक्षी में बहुत सारे चित्रों की उपस्थिति है। शिव का दृश्य तो नर्तकों का दृश्य, कहीं राज शोभा यात्रा के रूप में अन्य देवी देवताओं के दृश्य, यह शोध के विषय के रूप में कहीं भगवान विष्णु का, शिव का, हरिहर का रूप, और इनके साथ जो डाक टिकटों के रूप में, स्टैम्प टिकटों के रूप में भी यहाँ पर कहीं नटराज का तो कहीं त्रिदेव का तो कहीं अपने स्तूप के, कहीं चर्च के, तो हर एक तरीके का अपना अपना प्रतिनिधित्व जीव जंतुओं से लेकर के राजनेताओं तक के प्रशासकीय तंत्र से जुड़े हुए सबका प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर ये चित्र है। ग्रंथालय है, ग्रंथालय का मल्टीपर्पस यूज, बहुउपयोगी उपयोग, यानी ग्रंथालय के साथ कहीं हम प्रदर्शनी कक्ष के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर यह एक कक्ष में अभी वर्तमान में शैल चित्र गुहा, यानी गुहा मानव, गुफा में मानव किस तरीके से विचरण किया और रहा, और उसके स्टडी से लेकर के उसके अध्ययन के कुछ सारे चित्र, और भीमबेटका और भोपाल के आसपास के सारे चित्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए ये प्रदर्शनी आयोजित है। जो आदि मानव, उसके जीवन यापन की शैलियाँ, उसके उपयोगित सामग्रियाँ और किन किन तरीकों का वो नवीन आयामों में अपना प्रतिनिधित्व करता चला आया, उसे, क्योंकि उसे भी तो आज के जीवन के समान सभी प्रकार की चीज़ों की आवश्यकताएं रही, तो उन्होंने उन आवश्यकताओं ने उसको आविष्कार की जननी के रूप में, आविष्कारक के रूप में स्थान दिया, क्योंकि उसे भी भोजन करना है, उसे भी प्रकाश की व्यवस्था चाहिए, उसे भी जल शोधन चाहिए, यानी उसे भी वस्त्र चाहिए, उसे भी कई सारी चीज़ों की आवश्यकता है, उसे भी शिकार शिकार के लिए अपने वेपन्स इजाद करने हैं। तो ये सब किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, जैसा कि ये एक चित्र में कि अश्वमेघ यज्ञ प्रकार, अगर अश्वमेघ यज्ञ किसी रूप में दिखाया जा रहा है तो उसमें महाभारत काल का, रामायण काल का प्रतिनिधित्व करते हुए अपन ये सब चीजें कि कैसे ये परंपराएं रही, ये नहीं कि पुराणों ने जो लिख दिया वही अकाट्य था, या उससे और पहले का भी प्रतिनिधित्व करते हुए हम उसको किस प्रकार से दिखा सकते हैं, उसको यहाँ शैल चित्रों के माध्यम से
आम जन साधारण के, चूंकि वो शैलचित्र बनाने वाले, उनकी जो तुलिका थी, उनकी जो कलम थी, वही आज उनके हस्ताक्षर के रूप में है। हम चूंकि हर बार में कुछ नया प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, उनके हस्ताक्षर नहीं ला सकते, तो यही उनका यह मूल प्रतिनिधित्व करते हुए जो हस्ताक्षर के रूप में कहे जाए, तो ये एक छोटा सा प्रयास कि चूंकि भारत और देश और विदेश तक में सारे शैलचित्र भरे पड़े हुए हैं, तो ये हमारे भोपाल के आसपास की अवधारणा हमने इसमें निरूपित करने का प्रयास किया है। यहाँ पर सेंट्रल हॉल में ऊपरी भाग में प्रथम तल में अन्य देवी देवताओं के प्रतिमाओं के साथ, यहाँ पर चूंकि ये एक अध्ययन केंद्र था और इस अध्ययन केंद्र में संगीत विशारद का भी कभी प्रतिनिधित्व रहा, तो यहाँ पर संगीतों के अलग अलग यंत्र, सुरपेटिया, तो सितार, वायलिन, तानपुरा, ये सब का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ अध्ययन और अध्यापन किया जाता रहा होगा। ये यहाँ पर सारे सितार भी, तानपुरा भी, वायलिन भी, अलग अलग नामों से नामांकित सारे वाद्ययंत्र, इन सब के साथ हम कहीं ना कहीं और चर्म कला के ऊपर में 250-300 सालों का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर रामायण के कुछ अंश, जो अशोक वाटिका से लेकर के, शूर्पणखा से लेकर के, जामवंत से लेकर के रावण तक के जो प्रतीकात्मक है, वो चर्म कला के ऊपर में दक्षिण भारतीय शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेदर वर्क में। हाँ, अच्छा, ये जैन गैलरी यहाँ पर ये इस संग्रह में जहाँ हम बौद्धिज्म का कलेक्शन कहीं ज्यादा नहीं मिल सकता, तो हमने कहीं ना कहीं बौद्ध कला को इस रूप में, बौद्ध कला को हम इन रूपों में यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। जो भरहुत का स्तूप, विश्वविख्यात भरहुत, सांची विश्व धरोहर में शामिल, आसपास के उनके कथानक किस प्रकार से रेलिंग में है, उनको दिखाने का, भगवान बुद्ध की मूर्तियों को दिखाने का, वहाँ का शिक्षण केंद्र कभी ये रहा बौद्ध विहार के रूप में, उसको दिखाने का, स्तूप, सांची के स्तूप, स्तूप नंबर 3, स्तूप नंबर 1, स्तूप नंबर अलग अलग, और फिर इन्हीं में कि बौद्ध गुफाओं में अगर बाघ केव्स के रूप में, जो बाघ नदी के किनारे हैं, बौद्धिज्म को समर्पित है, तो ये बुद्ध की मूर्तियां हैं। और यहाँ पर ये चित्र जो है वहाँ के हलीलास्य दृश्य का प्रतिनिधित्व करते हुए बाघ गेव में, ये धामनार, मध्य प्रदेश का धामनार, वहाँ पर ये शैलकृत गुफाएं हैं बौद्धिज्म से रिलेटेड। यहाँ पर ये स्तूपा के जो अलग अलग स्थानों पर स्तूपों का चित्रांकन गुफाओं के अंदर किस तरीके से हो, वहाँ पर ब्राह्मी अभिलिखित तक के अलग अलग तरीके के दिखाए गए हैं, कोटरा बिहार से लेकर के। फिर यहाँ पर अलग स्तूप का जो देउर कोठार के रूप में रीवा में था, ये सांची, ये रायसेन जिले में सीता तलाई के नाम से फेमस ये गुफा है। और ये विदेशों में भगवान बुद्ध की उपस्थिति, जो चाइना, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, भूटान, सभी जगहों का अलग अलग कि किस तरीके से उनकी मूर्तियां प्रतिपादित रही है। और ये यहाँ पर बौद्धिज्म के अतिरिक्त जैनिज्म की जो मूर्तियां हैं कि सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, अंबिका, गोमेद अंबिका, जो भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्र से ऋषभनाथ, हर तरीके की प्रतिमाओं का प्रतिनिधित्व यहाँ पर किया हुआ देखने को मिलता है, जो इस संग्रहालय की शोभा हर एक धर्मों को लेकर के अपना अपना स्थान देते हुए दिखाई गई है। तो दोस्तों, आप लोगों को जीपी बिरला म्यूजियम का श्री बी के लोखंडरे
जी जो डायरेक्टर बिरला म्यूजियम भोपाल द्वारा जो जानकारी है, अगर अच्छी लगी हो तो मिशन शिखर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।